हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की अपने इस नए क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा बजट पेश हुआ था वो 2022-30 का जो हमारा बजट पेश हुआ था हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये हमारे चैनल पे ये पहली बार होने जा रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको अच्छी लगेगी। ये जो इनिशिएशन है वो आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है डेफिनेटली क्लास को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और बजट के बारे में समझना जरूर। तो समझते हैं कि बजट क्या है, कैसा है, क्या है। ठीक है, तो ये बजट जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉन्च कब हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए 2022-23 के लिए लॉन्च हुआ था और 1 फरवरी को लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था? 1 फरवरी को लॉन्च हुआ था। और कब लॉन्च हुआ था? 11 बजे। क्लियर है? कब लॉन्च हुआ था? 11 बजे। तो बेसिकली 1.5 से 2 घंटे का जो लेक्चर होता है, मतलब जो स्पीच होती है, उन्होंने 1.5 से 2 घंटे के स्पीच में उन्होंने सारी बातें बताई थी। तो अब यहाँ पे हमें समझना है कि बजट में क्या क्या डिस्कस हुआ था। तो सबसे पहले मैं बजट का थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड करता हूँ कि बजट की कहानी कैसी है, इसका जो इनिशिएशन हुआ था, स्टार्ट हुआ था, वो कैसे हुआ था। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें ऐड की हैं आपके लिए। देखो, ब्रीफ केस से पेपर ले बजट तक की कहानी हमें समझनी है कि हमारा जो पहले कैसा था कि पहले ब्रीफ केस में बजट आता था, लेकिन अब क्या हो गया, पेपरलेस हो गया। अगर आपने बजट का लाइव देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस बार जो सीतारमन जी थी उन्होंने टैबलेट में बोला था। टैबलेट मतलब टैबलेट का यूज करके बोला था, राइट। इस बार जो लेटेस्ट आया था उसमें उन्होंने क्या यूज किया था? टैबलेट यूज किया था, राइट। तो इसी वजह से बोला ब्रीफ केस से पेपरलेस बजट तक की कहानी। सबसे पहले अब यहाँ पे समझते हैं 2018 से पहले तक, ठीक है, जितना भी बजट पेश हुआ था, यानी क्या लिखा है, 2018 तक जितने भी बजट पेश हुए थे वो सभी कैसे आते थे? ब्रीफ केस में आते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 2019 में निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने फाइल में बजट लेके आई थी। मतलब ब्रीफ केस में ना लगे, एक छोटे से फाइल में लेकर आई थी। और ये जो फाइल है, इसकी पहचान कैसे होती है भाई? ये कैसे पता चलेगा कि ये बजट वाला ही है? इसमें राष्ट्रीय चिन्ह हमारे देश का बना हुआ था, ठीक है। क्या हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह बना था? इसीलिए इसको हम एक नाम और है इसका, बही खाता। इस राष्ट्रीय चिन्ह बने हुए फाइल को जो वो लेकर आती थी निर्मला सीतारमण, जिसमें हमारे देश का बजट होता था, उसका एक और नाम था जिस नाम से जाना जाता है, वो है बही खाता। क्लियर है? 2020 में जो भाषण हुआ था वो एक टेबलेट की हेल्प से हुआ था। किसकी हेल्प से हुआ था? टेबलेट की हेल्प से भाषण हुआ था। मतलब उसमें तो पेपर भी नहीं थे, विदाउट पेपर था, इसीलिए इसको क्या बोला? पेपरलेस बोला गया था, पेपरलेस बजट। अब कुछ बातें समझो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है, सर ये बजट कैसे आया? सर ये बजट क्या है? तो बजट जो है वो बेसिकली जो फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड बुगेट से आया था। किससे आया था? बुगेट वर्ड से आया था। फ्रेंच वर्ड जो बुगेट वर्ड है उससे ये बजट आया था। ये आपके एमसीक्यूज में बन सकते हैं कि बजट जो है बेसिकली वो किन वर्ड से बना, किस वर्ड से बना है। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंच वर्ड से बना है, बुगेट से। क्लियर है? तो आपको इतना उम्मीद करता समझ में आ गया कि बजट जो है पहले ब्रीफकेस में आता था, फिर फाइलों में आ गया, फाइलों से फिर किस में आ गया? टैबलेट में आ गया। क्लियर है? कहाँ बड़ा बड़ा बक्से होते थे, फिर छोटे आ गया, फिर उससे भी छोटा हो गया। अब बात करते हैं कि कौन से मंत्री ने कितनी बार बजट पेश किया, मतलब कौन से वित्त मंत्री ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, कौन से फाइनेंस मिनिस्टर ने कितनी बार बजट पेश किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। सबसे ज्यादा बार जो बजट पेश किया वो मोरारजी देसाई ने पेश किया था। वो कितनी बार पेश किया था? 10 बार पेश किया था। तो ये आपको थोड़ा छोटा बहुत चीजें हैं जो आपको पता होना जरूरी है। ये पता होना चाहिए कि किसने सबसे ज्यादा बार पेश किया था और कौन थी फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर। इससे क्या होगा, आपको इन्फॉर्मेशन जब याद रहेगा तो एमसीक्यूज में आपको काफी काम आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसने पेश किया था? मोरारजी देसाई ने। दूसरे नंबर पे थे हमारे पी चिदम्बरम और थर्ड नंबर पे थे हमारे प्रणब मुखर्जी। ये तीनों अपने अपने जो इनका काम था, मतलब इनका जो वर्ष काल था जिसमें ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसमें सबसे ज्यादा इन लोगों ने पेश किया था। सबसे पहले थे मोरारजी देसाई जिन्होंने 10 बार पेश किया था, फिर पी चिदम्बरम जिन्होंने 9 बार पेश किया था, और प्रणब मुखर्जी जिन्होंने भी 9 बार पेश किया था। क्लियर है? और इसमें आपको खास पॉइंट याद ये रखना है कि पहली बार जो महिला वित्त मंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी, जिन्होंने बजट पेश किया था। ये आपको याद होना जरूरी है। हाँ, लेकिन इसमें कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन और ऐड कर देता हूँ। ये जो इन्होंने ये इंदिरा गांधी ने पेश किया था, ये उस समय पे प्रधानमंत्री के अंडर में ही था। राइट? कहाँ पे अंडर में था? प्रधानमंत्री के अंडर में ही था। लेकिन जो इंडिपेंडेंट की बात करते हैं, यानी कि मुक्त होकर जिन्होंने पेश किया है, तो वो है सीतारमण जी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा पता होना जरूरी है। अगर सिर्फ हम ये बात करते हैं कि पहली महिला वित्त मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री किसने जिसने बजट पेश किया था, तो वो आ जाएगा इंदिरा गांधी। लेकिन अगर बात करते हैं इंडिपेंडेंटली किसने प्रेजेंट किया था, तो वो आ जाती सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण। ये बातें आपको पता होना जरूरी है। फिर बात करते हैं बजट टीम में कौन कौन शामिल होता है, क्योंकि हमें ये बात पता है कि बजट, देखो, अगर हम घर का भी बजट बनाते हैं तो फैमिली के साथ बैठकर डिस्कस करते हैं। राइट? तो जब हम एक छोटे से घर का जब बनाते हैं और यहाँ तो पूरे देश का बनाना है, राइट, पूरे देश के एक्सपेंस और इनकम के बारे में सोचना है, तो हमें सवाल मन में आता है कि ये हमारी कौन कौन हेल्प करेंगे, कौन कौन लोग होंगे, कौन कौन ऐसे लोग होंगे जो हमारे देश के एक्सपेंस और इनकम के बारे में सोचेंगे। तो बात करते हैं कि बजट टीम में शामिल एक्सपर्ट्स की। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ पे दिखेगा आपको कि ये हमारे निर्मला सीतारमण जी और ये है उनकी टीम। राइट? ये
निर्मला सीतारमन जी है और ये है उनकी टीम जिन लोगों ने हेल्प की थी। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर टीवी सोमनाथन। डॉक्टर टीवी सोमनाथन जो है वो वित्त मंत्रालय में एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी के तौर पर काम करते हैं, जो एक्सपेंसेस होने वाले हैं ये उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरे हमारे तरुण बजाज जी, क्या नाम है, तरुण बजाज, जो बेसिकली हमारे वित्त मंत्रालय में क्या काम करते हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पर काम करते हैं। तीसरे हैं देवाशीष पांडा, ठीक है, देवाशीष पांडा जो है वो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस में काम करते हैं। क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस में सेक्रेटरी के तौर पे काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वित्त मंत्रालय के सेवा विभाग में सचिव के तौर पे। क्लियर है। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे अजय सेठ। अजय सेठ जो है वो भी सेक्रेटरी है, लेकिन किसमें है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी आर्थिक मामलों के सचिव है। और लास्ट हमारे तुहिन कांत पांडे, जो हमारे इन्वेस्टमेंट और पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के बारे में काम करते हैं। ये है हमारे तुहिन कांत पांडे। ये बेसिकली किसके बारे में बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट यानी सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन के सचिव हैं। क्लियर है। तो याद रखना है कि आपको ये 5 लोग थे जिन्होंने मिलकर बजट को प्रिपेयर किया था, हमारे कंट्री का जो बजट है उसको प्रिपेयर किया था इन 5 जन ने मिलकर। ओके, अब बात करते हैं कि बजट में क्या क्या हमारे लिए पेश हुआ है, क्या क्या हमारे फायदे के लिए है। राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं क्या महंगा और क्या सस्ता हुआ। हम लोग यही जानना चाहते हैं भाई क्या महंगा और क्या सस्ता हुआ। तो हम बात करते हैं क्या क्या महंगा हुआ है। तो स्टील स्क्रैप के आयात पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। क्या बढ़ाया गया है, स्टील स्क्रैप के आयात पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। और कस्टम ड्यूटी बढ़ने का मतलब ये हुआ कि जो एक्सपेंस है हमारा वो भी क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। और 350 से ज्यादा कस्टम ड्यूटी रियायतें खत्म की गई। याद रखना है, अगर रियायतें खत्म की गई है तो मतलब ये हुआ कि एक्सपेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सीधी सी बात है, जो फायदा हमें मिलने वाला था अगर वो हटा दिया गया है तो मतलब ये हुआ कि हमारा खर्च जो है वो बढ़ने वाला है। और इसी वजह से बोला गया है भाई अब स्टील की चीजों का आयात करने का मतलब ये हुआ कि एक्सपेंस हमारा बढ़ जाएगा। अब क्या क्या सस्ता हुआ, अगर सस्ती हुई की बात हम करते हैं तो सस्ते में क्या क्या, कृषि उत्पाद यानी किसानों से रिलेटेड जो भी चीजें आती हैं वो आपका सामान सस्ता हो जाएगा, केमिकल सस्ता हो जाएगा, टेक्सटाइल, मेटल, फोन चार्जर और मोबाइल कैमरा लेंस पर रियायतें यानी मोबाइल कैमरा लेंस और जो फोन चार्जर्स होते हैं वो सस्ता हो जाएगा। फर्नीचर फिटिंग सस्ता हो जाएगा, पैकेजिंग बॉक्स सस्ता हो जाएगा, लेदर गारमेंट फुटवेयर, इन सारी चीजों पर अब हमें एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। मतलब ये हुआ कि ये सारी चीजें क्या हो रही है, सस्ते होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में ऐड किया कि क्या क्या सस्ता हो रहा है और क्या क्या महंगा हो रहा है। तो सस्ते में बात करें तो जो चीजें हमने यहाँ पे देखा वही यहाँ पर भी है। मोबाइल फोन सस्ता हो जाएगा, स्टील के बर्तन, मोबाइल फोन चार्जर, पेट्रोलियम केमिकल, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रत्न पत्थर और हीरे। याद रखना है कि जो रत्न पत्थर वाले हीरे होते हैं, ठीक है, जैसे डायमंड, ये सारी चीजें वो भी आपकी क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। और खेती का जो सामान है, ठीक, खेती से जुड़ा कृषि उत्पाद से जुड़ा हुआ सामान वो भी क्या हो जाएगा, आपका सस्ता हो जाएगा। पर महंगे में क्या क्या हुआ है, तो महंगे में याद रखना इमिटेशन ज्वेलरी, ठीक है, इमिटेशन ज्वेलरी महंगी हो जाएगी। इंपोर्टेड छाता, जो इंपॉर्टेंट छाता होगा वो हो जाए, मतलब जो बाहर से आ रहा है वो सस्ता हो जाए, सॉरी वो महंगा हो गया है। तो छाते के पार्ट्स महंगे हो गए हैं, सोडियम साइनाइड महंगा हो गया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो महंगी और सस्ती हो गई है। ठीक है, ये आम आदमी जिसको जानने में इंटरेस्टेड होता है। अब बात करते हैं कि इनकम टैक्स स्लैब क्या रखा गया है। ठीक है, क्या इनकम टैक्स स्लैब क्या रखा गया, तो इनकम टैक्स स्लैब में हमें 2 ऑप्शन दिए गए, पहला विकल्प दिया गया और दूसरा विकल्प दिया गया। अब क्वेश्चन ये है कि पहला और दूसरा विकल्प क्यों दिया गया है। तो पहले हम देख लेते हैं कि विकल्प में क्या दिया है, फिर मैं आपको बताता हूँ इस विकल्प में दिया क्या गया है। अगर हम बात करते हैं 2.5 लाख तक की, ठीक है, तो 2.5 लाख तक में दोनों ही विकल्पों पे हमें टैक्स कितना लगेगा, 0% लगेगा। लेकिन हम बात करते हैं 2.5 से 5 लाख तक की, कितना, 2.5 से 5 लाख तक की, तो पहले में 5% लगेगा और दूसरे में भी कितना लगेगा, 5% लगेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं 5 लाख से 7.5 लाख तक की, किसकी, 5 लाख से 7.5 लाख की, तो पहले में कितना लगेगा, 20% लगेगा। लेकिन दूसरे में कितना लगेगा, सिर्फ 10% लगेगा। फिर बात करते हैं 7.5 से 10 लाख तक की, तो 7.5 से 10 लाख तक की बात करते हैं, तो पहले वाले में कितना लगेगा, 20% लगेगा, लेकिन दूसरे वाले में कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। फिर बात करते हैं तीसरे वाले की, 10 से 12.5 लाख, तो 10 से 12.5 लाख की बात करते हैं तो इसमें कितना टैक्स लगेगा, 30%, और दूसरे वाले में कितना लगेगा, 20% लगेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो टैक्स का रेट जो है वो किस तरह से बनाया गया है, टैक्स का रेट कुछ इस तरह से बनाया गया है कि अगर यहाँ पे देखोगे तो 10 लाख के बाद जो भी इनकम होने वाली उस पर कितना टैक्स लगेगा, 30% लगेगा। पर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में है जो दूसरा विकल्प दिया गया है, इसमें पहले 20 बोला है, फिर 25 बोला है, और फिर कितना बोला है, 30, यानी 10 से 12.5, 20 से 12.5 से 15, 25 है, फिर 15 से ज्यादा होगा तो 30% लगेगा। राइट, उसी तरह से आप बाकी में भी देख सकते हैं। तो अब इसका फायदा और नुकसान क्या होगा, तो बेसिक इसका फायदा और नुकसान ये होगा कि जो आपको टैक्स में दो दिए गए हैं, अगर आप फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करते हो तो आपको जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी जो भी डिडक्शंस मिलते हैं आपको,
जो आप खर्चे माइनस कर सकते हो वो आपको पूरा पूरा बेनिफिट सही तरीके से मिलेगा। पर इसमें कुछ आपको खर्चे जो माइनस करते हैं वो मिलेगा, पर कुछ यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस आपको एक्स्ट्रा फॉलो करना पड़ेगा, राइट। यानी सभी प्रकार के डिडक्शंस को आप यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे यहाँ पे अगर कम टैक्स वसूल रही है, जैसे आप देख सकते हैं 7.5 से 10 लाख में नॉर्मली 20% भरना पड़ता, अब तुम्हें 15% ये टैक्स भरना पड़ रहा है, तो कहीं नहीं गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे रही है। तो अगर आपको गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है तो आपको एक हाथ से बेनिफिट देगी तो दूसरे हाथ से कुछ ना कुछ वो लेगी, क्लियर है। तो कुछ रियायतें जो है वो आपको कैंसिल कर देंगे। और दूसरा हमें जो यहाँ पे वार्निंग दिया गया है, वार्निंग क्या दिया गया है कि टैक्स सिस्टम में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी और 2 साल तक पुराने आईटी रिटर्न संभव होंगे। यानी अब फायदा ये होगा कि जो 2 साल तक पुराने आईटी से वो भी आप अभी भर सकते हैं, क्लियर है। ये इसलिए बोल दिया गया ताकि भाई जो लोग नहीं भर रहे हैं डर की वजह से कि क्वेश्चन उठेगा कि ब्लैक मनी है क्या है कैसा है, वो लोग चाहे तो 2 साल पुराना भी आईटी रिटर्न कर सकते हैं, क्लियर है इतना। तो ये है हमारा इनकम टैक्स स्लैब से रिलेशन, मतलब जो भी रिलेटेड जानकारी थी। फिर बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। तो कोरोना के बाद काफी सारी चीजों पे फोकस किया गया, जिसमें हमारा स्वास्थ्य जो था वो सबसे पहले आया था, क्योंकि हमने यही देखा कि भाई लोग बहुत घबरा जाते थे, डर जाते थे। कई सारी डेथ्स तो इसी वजह से हो गई थी कि लोग डरने की वजह से उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो गया था, क्योंकि जो डर है मेंटल हेल्थ है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस आए थे सुसाइड के, तो सुसाइड के केसेस क्यों आए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेंटली वीक पड़ गए थे। तो यहाँ पे वही है, इसीलिए स्वास्थ्य में सबसे जो मेन पॉइंट ऐड किया गया है, मेंटल हेल्थ पर असर पर फोकस किया जाएगा, कि जो लोग मेंटली हेल्थ इश्यूज सफर करते हैं उन पे खास ध्यान दिया जाएगा। और इसके लिए एक प्रोग्राम बनेगा, टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। क्या बनेगा? टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च होगा, जिसमें आपको ऑनलाइन तरीके से आप मतलब ऑनलाइन ये सारी ऑनलाइन काम होंगे। देखा ना, टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल डिजिटल, तो डिजिटल वर्ड आया मतलब ऑनलाइन काम होने वाला है। तो उसको आपको ऑनलाइन ही आप जाके कुछ भी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना शेयर कर सकते हैं, यानी जो भी प्रॉब्लम्स है, काउंसलिंग जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, यानी जो काउंसलिंग आपको वो ऑनलाइन काउंसलिंग मिल सकती है। और इसमें ये जो कंट्रोल होगा वो किसके होगा? सीधा गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा, राइट, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं रोजगार की। ये तो हेल्थ से जुड़ा हो गया, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रोजगार, यानी हमें काम करने के लिए क्या क्या चीजें फैसिलिटी मिलेगी। तो यहाँ पे 14 क्षेत्र शुरू हुई है पीएलआई स्कीम के तहत में, ठीक है। किसके तहत में? पीएलआई स्कीम के तहत में। अब पीएलआई स्कीम क्या है? तो पीएलआई स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, राइट, या शॉर्ट में बोले तो आत्मनिर्भरता भारत के तहत ये सब काम शुरू होगा, जिसमें 60 लाख नई नौकरियां देने की कोशिश होगी। कितनी? 60 लाख नई नौकरियां। तो आपको याद रखना है, आपको समझना है कि भाई इस बार अब जो फोकस किया गया वो डेवलपमेंट भी फोकस किया गया है, और डेवलपमेंट भी फोकस किया गया मतलब काम ज्यादा बढ़ेगा। तो काम ज्यादा बढ़ेगा तो सीधी सी बात है नौकरियां भी क्या होंगी? बढ़ेगी। ओके, अब बात करते हैं डिफेंस की, यानी हमारे जो कंट्री की सुरक्षा है, आर्मी है, इनके लिए क्या काम किया गया है। तो इनके लिए जो बजट था पिछले बार की तुलना में, पिछले बार का जो बजट था वो था 4.78 लाख करोड़ रुपए था। कितना था? 4.78 लाख करोड़। इस बार बढ़ाकर कितना गया है? 5.25 लाख करोड़ कर दिया गया है। यानी पिछले बार की तुलना में इस बार जो है बजट डिफेंस का वो बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ वोकल फॉर लोकल के तहत 68% खरीदारी अब भारत में ही की जाएगी। पहले ये कितनी थी? 58% थी। मतलब ये हुआ कि वोकल फॉर लोकल का मतलब ये है कि हमारे देश में ही बनी चीजों का हम ज्यादा आर्मी यूज करेंगे। जैसे अभी आपको पता होगा रिसेंटली टाटा ने जब ये व्हीकल लॉन्च किया था आर्मी के लिए, तो वो टाटा ने लॉन्च किया मतलब वो क्या हमारे देश के ही है। तो ये हो गया वोकल फॉर लोकल, ठीक है। और साथ ही साथ आयात की जगह जो रक्षा उपकरण होंगे वो कहाँ बनेंगे? देश में ही बनेंगे। यानी अब ये कोशिश की जा रही है जो भी रक्षा से जुड़े हुए उपकरण है, यानी जो भी हमारे देश की सुरक्षा से जुड़े उपकरण है, वो कहाँ बनाए जाएंगे? देश में ही बनाए जाएंगे, क्लियर है। तो आपको इसमें याद क्या क्या रखना है? क्या क्या रखना है कि ये याद रखना है कि इस बार का जो बजट है डिफेंस वाला वो कितना है? 5.25 लाख करोड़ है। पहले था 4.78 लाख करोड़। और वोकल फॉर लोकल के तहत 68% खरीदारी जो है वो अब कहाँ से की जाएगी? भारत में से ही की जाएगी, क्लियर है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। जैसा बिटकॉइन जब से फेमस हुआ है तब से क्रिप्टो करेंसी की तरफ लोगों का झुकाव बहुत बढ़ गया है। लोग अक्सर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने लगे हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है बहुत सारी कंट्रीज ने इसे अभी तक लीगलाइज नहीं किया है, और कई सारी कंट्री ने तो इसे बैन भी कर दिया गया है। और अभी हाल ही में चर्चा ये हो रही थी कि हमारी कंट्री में भी क्रिप्टो जो है वो बैन होने वाला है, मतलब जो ये ऑनलाइन मनी है ये सारे बैन होने वाले हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने दूसरा मास्टर स्ट्रोक खेला है। क्या बोला है कि क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 30%। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स का अनाउंसमेंट कर दिया है तो टैक्स का अनाउंसमेंट का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं ये बंद तो नहीं ही होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं ये बंद तो नहीं ही होगा। पर ये बात उन्होंने क्लियरली कहीं मेंशन नहीं किया है कि क्रिप्टो करेंसी को वो लोग लीगलाइज करने वाले हैं। लीगलाइज वर्ड कहीं भी यूज नहीं किया गया है, सिर्फ इतना कहा गया है कि जो भी आप कमाओगे उस पर 30% टैक्स हमारा होगा। मतलब ऐसे समझो कि 10 रुपए लगा के अगर आप 40 रुपए कमाते हो तो 40 में से आपको 12 रुपए किसको देना पड़ेगा? गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, क्लियर है। 40 का 30% कितना होगा? 12 रुपए, यानी 12 रुपए किसको देना पड़ेगा? गवर्नमेंट को देना पड़ जाएगा।
ओके। और साथ ही साथ एक नया प्लान बनाया है, और नए प्लान के तहत क्या डिसाइड हुआ है कि आरबीआई जो है वो 2023 में डिजिटल करेंसी लाएगी। अब डिजिटल करेंसी क्यों लाने का सोचा गया है? डिजिटल करेंसी लाने का फायदा ये होगा कि जो पेपर छापने की बात होती है ना, जो नोट छापने का काम है, वो भी खत्म करना चाहते हैं। मतलब इन शॉर्ट देखा जाए तो मैक्सिमम जो है वो पेपरलेस वर्क होगा, पेपरलेस मनी का ही काम चलेगा। अब ये क्यों आया? रीजन क्या था इसका, इस सब आने का? जैसा कि हम देख रहे थे बेसिकली पिछले कुछ 2-3 सालों में, स्पेशली जब से कोरोना आया तब से ज़्यादातर चीज़ें जो है वो ऑनलाइन परचेज़ की जा रही थी, ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस हो रहे थे। मैक्सिमम लोगों ने ऑनलाइन, यानी 40% से ज़्यादा जो एक्सपेंसेस किए गए थे वो ऑनलाइन एक्स किया गया था। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि आने वाले समय में वो पूरी तरह से जो करेंसी है वो हटा देंगे और सब कुछ क्या कर देंगे, डिजिटाइज़ कर देंगे, राइट? और इसके लिए उन्होंने क्या किया है, ब्लॉकचेन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ब्लॉकचेन तकनीक का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास करेंसीज़ है, जो भी चीज़ें हैं, उनको डिजिटाइज कर दिया जाएगा, यानी डिजिटल फॉर्म में रखा जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि ये जो हमारा बिटकॉइन है, वो उसको डिजिटल तौर पे रखा गया था, हालांकि बिटकॉइन भी एक डिजिटल माध्यम है। उसी तरह से हमारे यहाँ पे जो करेंसीज होगी उनको भी डिजिटल बना दिया जाएगा, यानी पेपर छापने का काम जो है वो गवर्नमेंट धीरे धीरे बंद करना चाहती है। क्लियर है इतना? लेकिन याद रखना है, कहीं भी क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करने की बात नहीं की गई है। बस इतना कहा गया है कि आप काम कर सकते हो, उसका बिजनेस कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, हाँ, लेकिन जो भी कमाओगे उसका 30% हमें दे देना, ठीक है? फिर बात करते हैं जीडीपी की, यानी हमारे देश का जो ग्रोथ है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो ये अनुमान लगाया गया है कि इस बार 9.2% तक बढ़ने के चांसेस है। हालांकि एक बात उन्होंने ये कहा है कि पूरे देश में जितने भी जो बड़ी इकोनॉमिक्स हैं, आई मीन बड़ी इकोनॉमीज हैं, जैसे हमारी कंट्री की बात करते हैं, भारत एक बड़ा इकोनॉमी देश है, उसी तरह से जितने बड़े देश हैं उनमें सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं हमारा जो है वो डेवलपमेंट रहने वाला है। और उसके लिए वो लोग क्या करने वाले, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वैक्सीनेशन पर फोकस करेंगे, यानी देश के बारे में ख्याल रखा जाएगा। और साथ ही साथ इस पॉइंट में ये देखा गया है कि जीएसटी कलेक्शन जो है वो पहले से कहीं ना कहीं 1,40,000 करोड़ बढ़ा है। पहले की तुलना में अब जो है टैक्स कलेक्शन भी क्या हो गया, बढ़ गया है। और सीधी सी बात है, जब टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, इनकम बढ़ गया, काम ज्यादा बढ़ गया है, तो हमारे देश का जो प्रगति होने वाला है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि आने वाले समय में ग्रोथ कितना होगा, 9.2% माना गया है। फिर बात करते हैं एजुकेशन, यानी पढ़ाई के लिए क्या किया गया है। तो पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट ने ये किया है कि एक क्लास एक टीवी चैनल के, यानी 1200 से बढ़कर 200 चैनल कर दिया गया। पहले से 12 चैनल चलते थे, ठीक है? 12 चैनल चलने का मतलब ये था कि उसपे टाइम लिमिटेड था। पर अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब गवर्नमेंट जैसा डिजिटल एजुकेशन स्टार्ट कर दिया है, तो डिजिटल एजुकेशन में उन्होंने क्या किया है कि हर एक क्लास के लिए अलग अलग चैनल, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, हर एक क्लास के लिए अलग अलग चैनल, टाइम भी अपना फिक्स कर दिया गया है। यानी इस तरह से 200 चैनल लॉन्च करने वाले हैं, ताकि एजुकेशन का भी जो है वो अच्छी तरह से बढ़ावा हो सके। और व्यवसायिक शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटियां भी बनाई जाएंगी। और साथ ही साथ 2 लाख आंगनवाड़ियों में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी जो आंगनवाड़ियां होती है उसमें क्या किया जाएगा, सोलर एनर्जीज का यूज किया जाएगा, जिससे हमारा खर्चा भी बहुत ज्यादा कम हो सकता है। तो याद रखना, कितने आंगनवाड़ियों में, 2 लाख आंगनवाड़ियों में। क्लियर है? और जो एक क्लास एक टीवी चैनल के लिए कितने बढ़ गए हैं, 200 बढ़ गया है, यानी हर एक क्लास के लिए हर एक सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे एक चैनल बना दिया गया है। तो इसका फायदा ये है, आपको कहीं आपको वेट करना पड़ता था कि ये टॉपिक खत्म हो, मतलब ये क्लास खत्म हो तो दूसरा क्लास आएगा, तो ऐसा वेट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने चैनल के अकॉर्डिंग अपने क्लास का देख सकते हैं, मतलब अपने क्लास के अकॉर्डिंग अपना चैनल पे जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं रेलवे की। तो रेलवे में क्या क्या बात की गई है, रेलवे में ये बात की गई है कि गति स्कीम के तहत, ठीक है, किसके, गति स्कीम के तहत 3 साल में 100 कार्गो टर्मिनल्स बनाने की योजना रखी गई है। तो यहाँ पे देखो, गति स्कीम के बारे में, गति शक्ति के बारे में यहाँ पे लिखा है। तो उसमें मेन ये सोचा गया कि ऑगमेंट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, पथवेज टू ग्रो, जो हमारा ग्रोथ के बारे में सोचेगा। नेशनल रोपवेज बन रहे हैं, डेवलपमेंट प्लान एज अ सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल रोड, यानी कन्वेंशनल रोड के बदले में वो लोग क्या बनाने का सोच रहे हैं, रोपवेज बनाने का सोच रहे हैं। और फॉर्मुलेशन ऑफ मास्टर प्लान फॉर एक्सप्रेस वे, और साथ ही साथ 25,000 किलोमीटर तक टोटल 33 हाईवेज बनाने की बात हो रही है, नेशनल हाईवेज, ठीक है, 25,000 किलोमीटर तक टोटल 33 हाईवेज बनाने की बात हो रही है, वो भी कब तक, 2022 और 23। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे ये कहा गया है कि आने वाले 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। ठीक है, कितने सालों में, 3 सालों में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। और 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क कवच तकनीक में कवर होगा, यानी कि 2000 किलोमीटर नया रेल बनने वाला है, उसमें ये सारी चीजें जो है, हमारी जो 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी वो उसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, और इसमें हाईलाइट पॉइंट जो है, सबसे मेन जो आपको याद रखना है, वो ये है कि एक नया योजना लॉन्च किया गया है, जिसमें है एक स्टेशन एक उत्पाद। क्या है, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की जाएगी, जिसमें हर एक स्टेशन की अपनी अपनी एक खूबी होगी, यानी हर एक स्टेशन अपने अपने अलग अलग पहचान से जाना जाएगा। जैसे हम बात करते हैं आगरा की, तो आगरा का पेठा फेमस है,
राइट। तो उसी तरह से आगरा का पेठा फेमस है, तो इससे फायदा क्या होगा कि अगर हर एक लोकल स्टेशन को उनकी एक पहचान दी जाएगी, उनका एक प्रोडक्ट दिया जाएगा, लिखा ना एक स्टेशन एक उत्पाद, तो बेनिफिट ये होगा कि वहां पे लोकल फॉर वोकल का अपने आप एडवर्टाइजमेंट होगा, वहां के रहने वाले लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, अपना उत्पादन करके उस स्टेशनों की तरफ जाकर बेच सकते हैं, तो उनका क्या होगा, अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये एक अच्छा प्लान है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 2025 तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछ जाएंगे और नेशनल हाईवे 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाए जाएंगे। जो यहाँ पे मैंने पहले ही बात कर ली है कि नेशनल हाईवे कहां तक बढ़ाए जाएंगे, 25,000 किलोमीटर तक। और हाईवे के लिए टोटल कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है, तो 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यानी जो एक्सपेंसेस लगने वाले हैं वो टोटल कितने हैं, 20,000 करोड़ लगने वाले हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं किसानों की। किसानों के लिए क्या किया गया है, तो किसानों के लिए बेसिकली डिजिटल सर्विस स्टार्ट की जाएगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी उनको ज्यादातर सुविधा जो डिजिटली प्रोवाइड की जाएंगी, जो भी उनको मदद की जरूरत है। और साथ ही साथ उन्हें ये समझाया जाएगा कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करना है, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में उनको सिखाया जाएगा। ऑर्गेनिक का मतलब ऐसे समझो नेचुरली उत्पादन कैसे करना है उसके बारे में सिखाया जाएगा। और साथ ही साथ एमएसपी के तहत, ठीक है, एमएसपी के तहत 2.37 लाख करोड़ किसानों के खाते में पैसे पहुंचाए जाएंगे। अब ये है कि एमएसपी क्या है, तो एमएसपी याद रखना मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसा कि गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि हमारी कोशिश ये है कि किसानों की आय दुगनी हो जाए, लेकिन हुआ क्या कि ऐसा कुछ सिस्टम हो नहीं पाया, किसानों की आय बढ़ी नहीं है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि चलो आय नहीं बढ़ी तो हम ही मदद कर देते हैं, और इसी वजह से वो खुद ही लोगों के खाते में थोड़े थोड़े पैसे डाल रहे हैं, जिससे क्या होगा, एटलीस्ट किसानों के पास कुछ पैसे रहे, कुछ काम कर सके वो लोग। ठीक है, तो किसानों के लिए काम किया जा रहा है। फिर बात करते हैं आम आदमी के लिए। तो आम आदमी के लिए क्या किया जा रहा है, तो गरीबों के लिए 48,000 करोड़ से टोटल 80 लाख घर बनाए जाएंगे। क्या कहा गया है कि 48,000 करोड़ का खर्चा किया जाएगा और टोटल 80 लाख घर बनाए जाएंगे पीएम आवास योजना के तहत। ठीक है, और साथ ही साथ 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंक यानी एटीएम की सुविधाएं भी दी जाएगी। जैसा हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे डाकघर है जो बंद की अवस्था में चल रहे हैं या बंद हो सकते हैं, और अब उसका रीजन हम ही लोग हैं, क्योंकि अब हम डाक का यूज नहीं करते। जब से व्हाट्सएप ये सारा जमाना आ गया है तब से लोग डाक लेटर कौन लिखता है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये बंद हो रहे हैं, तो इसके बजाय उन लोगों ने क्या किया, भाई इनको कोर बैंकिंग का काम संभाल दे दो और साथ ही साथ इनके यहाँ पे एटीएम की सुविधा भी शुरू करवा दो। इससे क्या होगा, एटलीस्ट इनका काम चलता रहेगा। तो टोटल कितने जगहों पे 1.5 लाख डाकघरों में ये सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा हाईलाइट पॉइंट जो है आपके लिए वो याद क्या रखना है कि बॉर्डर इलाकों में, जो कुछ बॉर्डर इलाके हैं वहां पे गांवों का विकास करना है और सस्ते मकान को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, और 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। क्लियर है, ये काम करने वाले हैं जो हमारे बॉर्डर इलाके हैं, जैसे आसाम, ये सारी चीज हो गई। तो वहां पे ये कोशिश किया जा रहा है कि वहां के आसपास के लोगों का भी विकास हो, जो बॉर्डरों पे रहते हैं उनका भी विकास हो, और कुछ नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा जिससे आने वाले समय में लोगों को फायदा हो। ठीक है, अब बात करें ट्रेवलिंग के लिए कि ट्रेवल में क्या खास किया गया है, तो ट्रेवल में जो खास किया गया वो यही है, ई पासपोर्ट शुरू किए जाए। क्या शुरू किए जाएगा, ई पासपोर्ट, यानी ये भी डिजिटाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, और ऐसे पासपोर्ट्स में क्या होंगे, माइक्रोचिप्स लगे होंगे, वो तो ठीक है, वो देखा जाएगा जैसा होगा। तो यानी इन शॉर्ट ई पासपोर्ट स्टार्ट किया जाएगा, और ये RFID और बायोमेट्रिक्स पर काम करेगा। तो ये आपके लिए अच्छा है। फिर बात करते हैं महिलाओं के लिए खास क्या है, तो महिलाओं के लिए खास ये है कि पॉलिश किए गए हीरे अब क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे, जो हमने ऊपर ही देख लिया था एक बार। और रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% कर दिया गया है, पहले ज्यादा था अब क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। साथ ही साथ मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 जैसी सुविधाएं शुरू की गई है महिलाओं के लिए। ओके, अब बात करते हैं बैंकिंग की। तो बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो राज्यों को 1 लाख करोड़ की आर्थिक मदद दी जाएगी। सभी राज्यों कितना, 1 लाख करोड़ की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही साथ 2021-22 में कुल खर्च 37.7 लाख करोड़ रुपए होगा, यानी टोटल कितना खर्चा होगा, 37.7 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा। और इस रकम से राज्यों की इकोनॉमी क्या होगी, मजबूत बनेगी। और जो मैंने जैसा कहा कि डाकघरों में क्या लगेगी, एटीएम की सुविधाएं भी लगेगी, यानी बैंकिंग फैसिलिटी में हमें एक और फायदा होने वाला है कि सभी डाकघरों में क्या लगा जाएगा, एटीएम फैसिलिटी स्टार्ट किया जाएगा। फिर बात करते हैं 5G सर्विस की। तो 5G सर्विस के बारे में बात हो रही है, वो तो 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होने की बात हो रही है। तो हो सकता है आने वाले समय में जल्दी हमें, यानी 2022 से 23 तक में हमें 5G भी मिल जाएगा, और इसी साल मोबाइल की 5G तकनीक लॉन्च होगी। मोबाइल में तो भाई लॉन्च हो ही जाएगी लगभग, लेकिन सभी गांवों को क्या किया गया है, फाइबर ब्रॉडबैंड से जोड़े जाएंगे, यानी दूर दराज के जो गांव है वहां पे भी नेटवर्क अच्छे से पकड़े, वहां पे भी नेट चले, ये कोशिश की जा रही है। फिर बात करते हैं क्लीन एनर्जी की। जैसा हम सभी जानते हैं कि भाई पेट्रोल डीजल इन सब की वजह से काफी ज्यादा पॉल्यूशन होता है और प्रॉब्लम्स भी काफी हमें फेस करनी पड़ती है। इसी वजह से क्लीन एनर्जी पर भी फोकस किया गया है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, ई वाहन के चार्जिंग स्टेशन की जगह बैटरी अदला बदली दी थी। अब ये क्या है, ई वाहन के चार्जिंग स्टेशन की जगह बैटरी अदला बदली। अब इसमें क्या होगा, तो जैसे ई वाहन में जो चार्जिंग का सिस्टम स्टार्ट करने वाले थे, उसके बदले में गवर्नमेंट ये कह रही है कि जितनी भी कंपनीज है
ठीक है। जितनी भी कंपनीज है जो बैटरी बनाती हैं, वो लोग क्या करें कि सभी बैटरी की साइज जो है वो सेम रखे, ठीक है। उनका साइज क्या रखे, सेम रखे, यानी उनका जो ढांचा है, उनका जो स्ट्रक्चर है बैटरी का वो सेम रखे। इससे फायदा क्या होगा कि आप जैसे गाड़ी में बैटरी नहीं आपको चार्ज करवाना, तो आप जाओ किसी भी स्टेशन पे, ठीक है, वहां पे जाके बैटरी एक्सचेंज, अपनी बैटरी देके दूसरी बैटरी ले लो, बस इतना ही करना रहेगा। ये क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा, जो चार्जिंग करवाने का टाइम जाएगा वो नहीं जाएगा, क्योंकि सभी बैटरियां क्या है, सेम है, सभी बैटरियों का साइज स्ट्रक्चर सेम होने वाला है, तो डायरेक्टली आप एक्सचेंज कर सकते हो। तो वही बात यहाँ पे की गई कि अदला बदली नीति लाई जाएगी। और ब्लेंडेड फ्यूल को बढ़ावा देने और नॉन ब्लेंडेड फ्यूल पर सरचार्ज लगेगा, ठीक है। ब्लेंडेड फ्यूल का वो ज्यादा बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, और जो नॉन ब्लेंडेड फ्यूल होंगे उन पर सरचार्ज ज्यादा लगेगा। फिर सोलर एनर्जी के जरिए आंगनबाड़ियों में बेहतर संसाधन होगा, जैसा हमने पहले पढ़ लिया कि एजुकेशन वाले पॉइंट में कि सोलर एनर्जी दी जाएगी आंगनबाड़ी, जितनी भी आंगनबाड़ियां हैं वहां पे सोलर एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की। तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, तो ऑडियो वीडियो गेमिंग को विकसित करने में समिति बनेगी, और इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने विशेष रियायतें और प्रावधान दिए जाएंगे। जैसा हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में ये वीडियो गेम्स जो है, ये सारी जो वीडियो गेम्स है, गेमिंग सिस्टम है, ये काफी चला। लॉकडाउन के तहत इन सभी चीजों में देखा गया कि काफी ज्यादा ग्रोथ हुआ, इनकम भी हुई है, लोगों को बहुत सारे रोजगार भी मिले हैं। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने इसके लिए खास समिति बनाई है, और फोकस ये रहेगा कि इनको, अगर ये कुछ ऐसा करते तो इनको रियायतें, यानी कि जो हम बोलते हैं डिडक्शन दिए जाएंगे, इनके लिए कुछ अलग से प्रोविजन बनाई जाएंगी, ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारा एमएसएमई। एमएसएमई के तहत इसमें क्या होगा, तो एमएसएमई के लिए 5 साल में 6,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कितने, 6,000 करोड़ रुपए। साथ ही साथ उद्योगों को 5.54 लाख करोड़ से बढ़कर 7.55 लाख करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। यानी जो छोटे उद्योग हैं उनको कितने पैसे दिए जाएंगे, 7.55 लाख करोड़। और निवेशकों की क्षमता बढ़ाई जाएगी, और इसके लिए क्या करेगी, सरकार भी मदद करेगी। साथ ही साथ जो कोऑपरेटिव बिजनेस करते हैं उनको टैक्स घटाकर जो 18% था, अब वो कितना कर दिया गया है, 15% कर दिया गया है। और इसी तरह से सरचार्ज में भी क्या कर दी, कमी कर दी गई है। जो पहले 12% था उसको घटाकर कितना कर दिया गया है, 7% कर दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा था बजट से जुड़ी हुई कुछ कहानियां यहाँ पे जो हाइलाइट्स थे, ठीक है। अलग अलग बजट जो मेरे अलग अलग जो आता है, ठीक है, वो मैंने वहां पे पढ़ा, और जो भी पॉइंट्स मुझे ऐसा लगा कि आपको जानना जरूरी है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है, साथ ही साथ आपके नॉलेज के लिए जरूरी है, तो वो सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, अच्छा लगा होगा। और अगर पसंद और अच्छा लगा है तो डेफिनेटली अपने दोस्तों से शेयर करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं ऐसी चीजें और बनाऊं, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप अपना रिव्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।